हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट में कंटीजेंसी टेबल का, जो कि मैथमेटिक्स फोर्थ का पार्ट है। ये आपके यूनिट फिफ्थ में काई स्क्वायर टेस्ट अभी कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टी टेस्ट की, उसके बाद एफ टेस्ट की और देन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो आज के बाद एटलीस्ट कम से कम मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी इस लेक्चर के बाद। तो आज हम लोग देखते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट कंटीजेंसी टेबल के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं, और हाउ टू प्रिपेयर कंटीजेंसी टेबल। और देखिए जरा यहाँ पे कंटीजेंसी टेबल पहले क्या होता है। जब भी आपको डेटा दिया गया होगा वो एक तरह से आपको मैट्रिसेस फॉर्म में होगा, वो स्क्वायर मैट्रिसेस फॉर्म में आप ये मान लीजिए, यानी ए बी सी डी 4 डेटा दिया होगा। ये जो डेटा होगा दैट डेटा इज फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का डेटा होगा। इसके हेल्प से हम कंटीजेंसी टेबल कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। जो कंटीजेंसी टेबल बनेगा दैट इज फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होगी, उसके हेल्प से आप कंटीजेंसी टेबल बनाएंगे। तो जो पहला डेटा होगा उसको फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दूसरा जो होगा सेकंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, तीसरा जो डेटा होगा थर्ड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से। ठीक है, तो O1 O2 O3 O4 ये 2x2 की जगह 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। जनरली आपको 2x2 ही आता है। और बहुत कम बार है हुआ एक कंटीजेंसी टेबल से क्वेश्चन नेगेटिव में आया। इससे पहले जो आपको पहले दोनों लेक्चर बताए गए थे उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट फिर भी सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। ओके, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई है उनके पहले टोटल निकालो, रो वाइज और कॉलम वाइज। ये दोनों रो का टोटल सम यहाँ हो गया, इस रो का टोटल सम यहाँ हो गया, इस कॉलम का टोटल सम यहाँ, इस कॉलम का टोटल सम यहाँ, और ये जो टोटल होगा ये सारे ऑब्जर्व वैल्यू का सम होगा। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबको ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये A B C D आपको ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, अब हमें टेबल प्रिपेयर करना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए। इसके पहले जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते थे, एक तो पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम करके डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डेटा थे तो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। उसके बाद आपको बताया अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रूव करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि जो डेटा है हमारा बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n - R होता है, उस फॉर्मूले के हेल्प से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाला। बट इफ डेटा आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रो एंड कॉलम, तो उस केस में हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कंटीजेंसी टेबल बनाना पड़ता है। इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है जब डेटा टेबुलर फॉर्म में हो तब। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, जो पहले रो का सम आया था, अगर पहले प्लेस पर जब लिखना है, पहले रो का सम और पहले कॉलम के सम का मल्टीप्लाई A प्लस बी इंटू A प्लस सी, A प्लस बी इंटू A प्लस सी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा A B C D, जो टोटल सम आया था n, उसको रख दिया, ये आपका फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम B की बात करेंगे तो ये किस कॉलम में आ रहा है, इसकी इस रो में आ रहा है, पहले रो में, तो पहले रो का जो डेटा का सम आया A प्लस बी वो लिखेंगे, और जिस कॉलम में आया उसका डेटा B इंटू B प्लस डी, तो A प्लस बी इंटू B प्लस डी डिवाइडेड बाई n। सिमिलरली C के लिए ये किस रो में है तो C प्लस डी, किस कॉलम में है तो A प्लस C, तो A प्लस सी इंटू C प्लस डी बाई n। सिमिलरली D की बात करेंगे, ये सेकेंड कॉलम B प्लस डी इंटू सेकेंड रो C प्लस डी डिवाइडेड बाई n। तो ये आपको 4 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, E1 E2 E3 एंड E4, और इसी को हम कंटीजेंसी टेबल बोलते हैं। दिस इज द कंटीजेंसी टेबल फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यही आपका कंटीजेंसी टेबल है, कंटीजेंसी टेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये आपने कंटीजेंसी टेबल बना लिया। अब हम लोग न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे कि किस तरीके से कंटीजेंसी टेबल ड्रॉ करके हम काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग टेस्ट करेंगे फॉर द गिवन डेटा। 2 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सिमिलर है। 500 स्टूडेंट्स वर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ देयर होम्स। Examine whether there is any correlation between economical condition and intelligence of the student from the data। मतलब एक डेटा दिया गया है जिसमें ये कुछ 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट्स का डेटा है। इसमें ये बोला गया है कि स्टूडेंट को कैटेगराइज किया गया उनके इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग और उनके इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे रिच स्टूडेंट और वो इंटेलिजेंट भी हैं, गुड 85 है। रिच स्टूडेंट लेकिन वो कम इंटेलिजेंस है यानी बैड है, वो 75 है। पुअर है स्टूडेंट लेकिन वो इंटेलिजेंट है, 165 है। पुअर है और वो बैड भी है तो 175। इस तरीके से डेटा दिया गया, यानी A B C D ये हमारा डेटा होगा।
टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया है। डेटा को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2x2 का कंटीजेंसी टेबल है। दिस कंटीजेंसी टेबल इज 2x2। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा स्क्वायर टेबल जनरली दिया रहता है, तो आपको वैसे आपको स्क्वायर नहीं भी होगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, बट जनरली हम लोग स्क्वायर टेबल ही क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं। तो ये 2x2 का कंटीजेंसी टेबल हो गया, तो यहाँ पर भी आपका जो कंटीजेंसी टेबल बनेगा वो 2x2 का बनेगा, यानी रो 2 और कॉलम 2। सिमिलरली अब आपको टेस्ट करके बताना है कि क्या ये जो कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंसी एंड देयर इकोनॉमिकल कंडीशन, ये क्या जस्टिफाइड है क्या इकोनॉमिकल कंडीशन और इंटेलिजेंसी का आपस में कोई कोरिलेशन होता है? अब हो या ना हो, इस डेटा के हिसाब से जो आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स, लिटरेट, इलिटरेट पर्सन, कि कितने जो स्मोकर्स 83 है वो लिटरेट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नॉन स्मोकर्स 57 है जो कि लिटरेट है, इलिटरेट है 45 स्मोकर्स हैं, और 68 जो ऐसे हैं जो नॉन स्मोकर भी हैं और इलिटरेट भी हैं। तो इसमें भी आपको क्या टेस्ट करना है? टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एनी कोरिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लिटरेसी, क्या स्मोकिंग का लिटरेसी से कोई लेना देना है, कोई कोरिलेशन है, ये आप टेस्ट करके बताओ। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, क्या एग्जामिन करना है, क्या टेस्ट करना है, उसी को आप H0 मान लेंगे। हमें कोई कोरिलेशन है कि नहीं है इंटेलिजेंसी और इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिसके हिसाब से ये डेटा दिया गया है, इस डेटा के हिसाब से बोलेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, हमने खाली डेटा के हिसाब से बात करनी है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है, लेट नल हाइपोथेसिस H0, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर जैसा हम पहले करते आ रहे हैं। H0, अब H0 को क्या मानेंगे कि मान लेते हैं कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिकल कंडीशन एंड इंटेलिजेंसी, जो इंटेलिजेंस बच्चों का है, जो बच्चों को कैटेगराइज किया गया और उनके जो इकोनॉमिकल कंडीशन उनमें कोई कोरिलेशन ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये एक्सेप्टेड होगा तो ये बात सही है, रिजेक्टेड होगा तो ये बात गलत है एज पर डेटा। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया है 85, 75, 165, 175, आप देख सकते हैं 85, 75, 165, 175। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 160, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 340, इसका कॉलम सम निकालेंगे 250, इसका कॉलम सम 250, टोटल 500 स्टूडेंट है, आप ऐड करके A + B + C + D देख लो, दैट इज 500। ओके, अब ये आपका पहला ऑब्जर्व वैल्यू, ये दूसरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये तीसरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, चौथी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, O1, O2, O3 ये लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को बताया। सिमिलरली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल के हिसाब से हम लोग आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे आपको बताया गया था, अगर 85 के लिए लिखना है तो इसका कॉलम सम इनटू रो सम, जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में, उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय n, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो अब यहाँ से देखिए 80 आ गया। सिमिलरली ये किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, तो 160 250 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 500। सिमिलरली 165 किस में आ रहा है, इसका जो आपका रो सम है 340 और कॉलम सम 250, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 500। सिमिलरली आपका इसमें किस कॉलम में आ रहा है, किस रो में आ रहा है, इसका सब 340 × 255, तो ये आपको मिल जाएगा। तो E1 E2 मिल गया 80 80, E3 E4 मिल गया 170 170 मिल गया। ठीक है, ये आपके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए कंटीजेंसी टेबल बन गया, और कितने का बना हुआ है, 2x2 का कंटीजेंसी टेबल है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू निकालना, काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू निकालना। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको पता है OI - EI का स्क्वायर बाय EI करते हैं। इधर सारे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 85 75 165 175 लिख दिया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 80 80 170 170 यहाँ लिख दिया, फॉर्मूले में डाल के ये वैल्यू आ गई, इनका टोटल सम निकालेंगे, दैट विल बी 0.919, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आ गया 0.919। ठीक है, अब आपको निकालना है काई स्क्वायर टेबुलेटेड। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से वैल्यू नहीं दिया गया है, टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब यहाँ पे रो और कॉलम में डेटा दिया हुआ है, पहले हम लोग डायरेक्ट निकालते थे कि जितना डेटा उसमें से -1 कर दिया, बट यहाँ पे क्या है R-1 C-1। आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें आपको बताया गया कि हाउ टू राइट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गिवन डेटा। डेटा इज इन फॉर्म ऑफ टेबल, तो हमने लिखना है रो -1 कॉलम -1, दोनों का मल्टीप्लाई। कितना रो है 2, कितना कॉलम है 2, 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 2 - 1 1 1 1 जा 1 तो 1। अब हमें पता चल गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि बाय डिफॉल्ट आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5% लेंगे, आप 1% भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स बिल्कुल नहीं करता है, आपकी मर्जी। अगर नहीं दिया तो आप 1% पे चेक करिए, चाहे 5% पे चेक करिए, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग 5% लेते हैं। तो 5% यानी 0.05
पर हम देखेंगे कि काई स्क्वायर टेबलेटेड वैल्यू 3.84 आता है कि नहीं आता है। मैं आपको टेबल अब दिखाता हूँ। इसमें ये वैल्यू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखिए, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यहाँ पर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 5% यानी 0.05 पे। देखते हैं काई स्क्वायर टेबलेटेड इतना है कि नहीं है, तो अभी टेबल देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखिए जरा, ये आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। ये जो आपका पहला हॉरिजेंटल दिखाई दे रहा है इधर सामने, यानी रो, फर्स्ट रो टॉप पे, दैट इज फॉर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमें क्या करना होता है, अगर मान लीजिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और 5% पे देखना, 5% मतलब 0.05, तो 5 के सामने 0.05 आप देख सकते हैं वैल्यू 11.07 है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बार बार यूज करते आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है पहले पर देखिए, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना लिया है 5% यानी 0.05। तो आप देख सकते हैं 1 के सामने 5 के नीचे कितना दिया है 3.84 वैल्यू यहाँ आपको गिवन है 3.84, इसलिए मैंने वहाँ पे 3.84 लिखा हुआ है। अगर आप 1% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लेते तो इसकी वैल्यू देखिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए वैल्यू क्या आ गई 6.63 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इधर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते चले जाएंगे। बेसिकली एक 5% पे देखते हैं ये वाला कॉलम, और दूसरा 1% पे देखते हैं ये वाला कॉलम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखिए जरा, काई स्क्वायर टेबलेटेड वैल्यू अभी आपने देखा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 3.84 है। टेबल में हम कैसे देखते हैं मैंने आपको अभी बताया। अब हम लोगों ने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड निकाला हुआ है इधर 0.919, और काई स्क्वायर टेबलेटेड कितना है 3.84। ऑब्वियस टेबलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेटेड से छोटी होती है यानी कम होती है, उस केस में जो आप हाइपोथेसिस माने हैं यानी नल हाइपोथेसिस, दैट वाज एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट किया गया। तो अब ये एक्सेप्टेड हो गया, इसका मतलब आप जो मान रहे हैं कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिकल कंडीशन एंड इंटेलिजेंसी, दैट इज ट्रू फॉर दैट गिवन डेटा। अब ये प्रैक्टिकली सही है कि नहीं उससे हमें मतलब नहीं, हमें डेटा के हिसाब से बात करना था। तो इस डेटा के हिसाब से काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस देन आ रहा है, कम आ रहा है काई स्क्वायर टेबलेटेड से, इसलिए एक्सेप्टेड है। हेंस नल हाइपोथेसिस आपने लिख दिया ऑलरेडी, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो ये आपका आंसर हो गया कि अब आपने जो हाइपोथेसिस माना था, यानी the correlation between economical condition and intelligence are established for that particular data। प्रैक्टिकली क्या है उसके बारे में हमने कोई बात नहीं करनी। तो इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी इसी तरह टेस्ट कर सकते हैं। और काई स्क्वायर टेबल आपको मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इसकी डिटेल, या तो आप गूगल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। काई स्क्वायर टेस्ट टेबल अपने आप मिल जाएगा। आप टेस्ट के टेबल, सारे टेबल गूगल पे अवेलेबल है, इमेज फॉर्म में, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म पे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट कंटीजेंसी टेबल। काई स्क्वायर टेस्ट आज कंप्लीटली फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टी टेस्ट के बारे में और एफ टेस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आपने काई स्क्वायर टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके पहले वाली दोनों वीडियो पे ज्यादा फोकस करिए, अभी तक आया नहीं है बट सिलेबस में है तो आ सकता है, इसलिए मैंने इसको पूरा कराया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टी टेस्ट और एफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। Thank you so much.